क्योंकि जैसे मैंने ऑप्शनल वगैरह की कोचिंग पहले नहीं ली थी और वो 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद मैंने लिया था। बट अगर आप रियली पैशनेट हैं कि आपको सोशल सर्विस करनी है, आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट रट कर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। सबका ही हो जाएगा यार, मतलब अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो है कि अपना सेटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो और देखें कि आपका वो स्वीट स्पॉट क्या है, कि आप 75-80 वाले कैटेगरी में है या 90। हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम आए हैं धौलपुर हाउस में जहां पे यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और आज हमारे साथ एक नए कैंडिडेट हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमन प्रताप है। सर, आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा 5वां अटेम्प्ट है और दूसरा इंटरव्यू है। सर, आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बता दो। मेरी प्रारंभिक शिक्षा सैनिक स्कूल तिलैया से हुई है, कोडरमा, और उसके बाद मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी रांची से लॉ की पढ़ाई की है। उसके बाद मैं 1.5 साल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में जॉब भी किया है। अभी मैं छोड़ चुका हूँ और सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो कैसा गया आपका इंटरव्यू? आपका बोर्ड किसका था? मेरा बोर्ड ऑनरेबल दिनेश दास सर का था और इंटरव्यू अच्छा था, बहुत ही कॉर्डियल बोर्ड था, इंगेजिंग था, लेडी मेंबर भी थी और मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल अच्छा था इंटरव्यू। वो यूपीएससी इंटरव्यू में स्टैटिक्स ज़्यादा पूछते हैं या आपके डैप से या करंट अफेयर से? ये मतलब बहुत डिपेंड करता है कि आपका डेफ कैसा है। मतलब जैसे हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ देते हैं तो उसमें एक चीज़ जो सबसे ज़रूरी है जानना कि आपके बोर्ड में डेफ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं या करंट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपके डेफ में अच्छे यूनिक पॉइंटर्स हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि डेफ से क्वेश्चंस आएंगे। और अगर डेफ बहुत ही एवरेज या जेनरिक है कि आपने इंजीनियरिंग ही की है या नॉर्मल ग्रेजुएशन है तो फिर करंट से ज़्यादा आते हैं। बट फैक्चुअल कम रहता है और मोस्टली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। आपका ऑप्शनल क्या था सर? मेरा लॉ ऑप्शनल था। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि यूपीएससी में इतने साल देने के बाद क्या लगता है यूपीएससी वर्थित है? क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है, चार्म है यूपीएससी के लिए, तो क्या वर्थित है? देखिए, अगर आप ऐसे जॉब के बारे में सोच के यूपीएससी दे रहे हैं तो हो सकता है कि आपको लगे कि वर्थ इट नहीं है। बट अगर आप रियली पैशनेट हैं कि आपको सोशल सर्विस करनी है, आप अपने गांव में देख रहे हो कि सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और मुझे इसलिए इस सर्विस में जाना है, तो एवरीथिंग आई थिंक इज़ वर्थ इट। सर, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी प्रीलिम्स के लिए? क्योंकि प्रीलिम्स के 3 महीने हैं, अभी आने वाला है, तो क्या स्ट्रेटेजी रही है? यार मेरे पहले 3 प्रीलिम्स में 2 बार मैं 5 नंबर 8 नंबर से रुक गया था, तो उसके बाद मैंने थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की थी। तो पहले क्या होता था कि लोग करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बट जो रिसेंट 2 साल के पेपर अगर आप यूपीएससी के देखेंगे तो करंट बहुत ही डिफरेंटली आ रहा है। आपको स्टैटिक और करंट दोनों का अच्छा मिक्सचर आता है और ऑप्शंस भी ऐसे फ्रेम होते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट रट कर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। तो लास्ट 2 ईयर्स जो मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है तो उसमें मेरा ये फोकस था कि मैं 70 to 80% टाइम स्टैटिक पोर्शन पे देता था। कि मतलब आपके जो स्टैटिक बुक्स हैं, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम हो गया, इन्वायरमेंट के लिए शंकर है, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए। इनके क्वेश्चन अगर आप मिस नहीं कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली एडवांटेज में हैं। आपके करंट हो सकता है कि 4-5 क्वेश्चन छूट जाएँ, बट आपको वो डिसएडवांटेज नहीं होगा क्योंकि वो सभी के छूटेंगे। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही था कि स्टैटिक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। अच्छा सर, यूपीएससी का कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, तो क्या मतलब जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो उसके लिए क्या है? आपका अप्रोच क्या था? मतलब अनप्रिडिक्टेबल तो है क्योंकि मैंने 5 प्रीलिम्स दिए हैं तो मुझे पता है कि कैसे हर प्रीलिम्स में चेंज हो जाता है। और इनफैक्ट पेपर को देख कर अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे तो फिर निराशा ही लगेगी, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि 1 साल करंट बहुत ज़्यादा आया, अगले साल मैंने 2 करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ने शुरू कर दिए, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आप अपनी स्ट्रैटेजी पे फिक्स रखिए और उसको डेवलप करने के लिए आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए। मॉक टेस्ट में अपने आप एनालाइज कीजिए क्या गलतियाँ हो रही है, कैसे हो रही हैं, और आई थिंक मेहनत करने से हो जाता है। मतलब सबका ही हो जाएगा यार, मतलब अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो। सब चूँकि आपने 5 अटेम्प्ट दिया तो वो मोटिवेशन कहाँ से रहा कि मैं निकाल लूँगा? और इंटरव्यू तक आप कितनी बार पहुँचे सर? मोटिवेशन तो हमेशा ज़रूरी है, लेकिन क्या है यूपीएससी के एग्ज़ाम में मोटिवेशन से ज़्यादा आपका डेडिकेशन रिक्वायरमेंट है। आपका मोटिवेशन फ्लक्चुएट कर सकता है, कभी आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, कभी हमें लगता है कि अब प्रीलिम्स नज़दीक आ रहा है तो हम बहुत मोटिवेटेड हैं, प्रीलिम्स गया तो मोटिवेशन कम हो जाता है। बट एक डेडिकेशन वो होना चाहिए कि मुझे अगर ये एग्ज़ाम क्लियर करना है तो क्यों क्लियर करना है, और वो बेसिक पर्पस जो है वो अगर आपके बैक ऑफ द माइंड में हमेशा रहेगा तो फिर पढ़ाई में कभी भी ऐसा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट नहीं रहता है। सर, आपके रिसोर्सेज क्या क्या थे? आपने कोचिंग ली थी या कोचिंग नहीं ली थी? मैंने ग्रेजुएशन के बाद वाजीराम से कोचिंग ली थी और उसके बाद से सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। बट ये लास्ट 2 मेंस के टाइम पे मैंने मेंस टेस्ट सीरीज़ भी लगाया है और फोरम आईएएस से मैंने मेंस का टेस्ट लिखा है।
आइडियली क्या टाइम होता है यूपीएससी एस्पिरेंट को देने के लिए, क्योंकि कई हैं जो अभी 25 में देंगे, कई हैं जो 26 में देंगे, तो दोनों के पर्सपेक्टिव से क्या आइडियली टाइम हो सकता है, वो कोचिंग लें या ना लें? कोचिंग तो मतलब आपके ऊपर है। जैसे मैं तो ग्रेजुएशन के जस्ट बाद आकर कोचिंग ले लिया था, बट अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं तो आप पहला अटैम्प्ट देने के बाद भी कोचिंग ले सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने ऑप्शनल वगैरह की कोचिंग पहले नहीं ली थी और वो 1-2 अटैम्प्ट देने के बाद मैंने लिया था, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि कोचिंग कब लेना है। तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि कॉलेज में एक चार्म और बन जाता है कि कई होते हैं जो कॉलेज नहीं आते हैं और अपना यूपीएससी का कोचिंग ले लेते हैं, तो उस पर क्या? मैं अपना बता सकता हूँ कि कॉलेज के फाइनल ईयर में मेरा बस एक ही ये था कि लाइब्रेरी में 4 से 5 घंटे की सिटिंग निकाल लूँ। क्योंकि आप कॉलेज टाइम हमें पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। इन बुक्स भी पता कर रहे हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं पता होता है। तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो है कि अपना सिटिंग कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये था कि मैं कॉलेज टाइम पे फाइनल सेमेस्टर में इनफैक्ट लाइब्रेरी में 2-3 घंटे बैठता था। भले मैं एनसीईआरटी पढूँ या न्यूज़पेपर पढूँ या कोई भी नॉवल पढूँ, बट वो एक सिटिंग कैपेसिटी डेवलप करनी कॉलेज में बहुत ज़रूरी है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट है। सर ये चूँकि आपने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, तो आप क्या बताना चाहते हैं कि कोई है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सके? क्या आपने गलतियाँ की जो जिसको आपने बाद में इम्प्रूव किया? एक जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो पहले 3 प्रीलिम्स में मैं 90+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर आता था। क्योंकि ऐसा हमेशा कहा जाता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो तो मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, बट वो मेरे लिए काम नहीं किया। और फिर मैं जब 4th अटेम्प्ट दे रहा था तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली टेस्ट सीरीज़ लगाए, और टेस्ट सीरीज़ मतलब 50 से 100 टेस्ट लगाए थे मैंने 4th अटेम्प्ट के पहले। और उसके बाद उसको एनालाइज़ करने के बाद मुझे समझ में आया कि यार आपकी एक्यूरेसी कभी कभी ज़्यादा हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी के पीछे ना भागकर आप एक्यूरेसी के पीछे भी जा सकते हैं, तो वो आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मुझे पता चला कि जब मैं 80 के नीचे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेरे मार्क्स ज़्यादा बनते हैं, और जब मैं वो 10-15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाता हूँ तो मेरे मार्क्स नेगेटिव में चले जाते हैं। तो ये 4th अटेम्प्ट और 5th अटेम्प्ट में मैंने 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, और उसके बाद भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, जो कि 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था। तो मेरी सजेशन यही है कि आप पहले टेस्ट लगाएं और देखें कि आपका वो स्वीट स्पॉट क्या है, कि आप 75-80 वाले कैटेगरी में है या 90-95 वाले कैटेगरी में है, तब आप उसके हिसाब से फाइनली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शनल क्या था सर? ऑप्शनल को आपने कैसे अप्रोच किया? ऑप्शनल मेरा लॉ था, और बहुत ही वास्ट है लॉ का सिलेबस, लेकिन बहुत बच्चे डरते हैं लॉ का ऑप्शन लेने से, लेकिन मैं स्पेशली लॉ स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा ऑप्शनल है और वास्ट देखने में लगता है, बट जो सिलेबस है यूपीएससी का बहुत ही डिफाइंड है लॉ के लिए, और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं लॉ ऑप्शनल में। अगर अच्छी गाइडेंस मिल जाए और आप अच्छा आंसर्स फ्रेम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम रहता है ऑप्शन प्रिपेयर करने के लिए, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉडल आंसर्स प्रिपेयर कर लें तो लॉ का ऑप्शन अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो अभी कई मूवीज़ आ रही हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, नॉवेल्स भी हैं, जैसे डार्क हॉर्स हो गया नीलोत्पल मिराल का, 12th फेल अभी मूवी आई है, और TVF एस्पिरेंट्स भी आई है, तो क्या वो सर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो जेन्युइन लाइफ होती है, क्या उससे ज़्यादा रिलेट करती है और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं? देखिए, मूवीज़ और नॉवेल्स तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है, और कोई भी ऑथर है या डायरेक्टर है तो वो थोड़ा सा एग्जैजरेट करेगा ही। लेकिन ऐसा है कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में हमें बहुत तरह के फ्रेंड्स मिले हैं, जो बहुत वेल टू डू फैमिली से भी हैं, जिनके लिए यूपीएससी घर से बैठे बैठे निकल गया। अब बहुत हैं जो बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर कर यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। तो ये बहुत ही मिक्स्ड बैग है, और कोई एक मूवी से डिफाइन कर देना कि यूपीएससी का प्रिपरेशन ऐसा होता है, वो तो सही नहीं है। सर आप अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट करने के लिए क्या इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ करते थे? मतलब मैं पोएम्स लिखता हूँ हिंदी की, तो वो हिंदी कविताएं लिखता हूँ कभी कभी, तो थोड़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। इसके अलावा मेडिटेशन करता हूँ और रेगुलर एक्सरसाइज जिम वगैरह में जाता रहता हूँ, तो ओवरऑल स्ट्रेस मैनेज रहता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, फनी भी आप आंसर दे सकते हैं नहीं, कि क्या सर ये रिलेशनशिप है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की लाइफ में मतलब कह सकते हैं रिलेशनशिप की नहीं सही है या गलत? अब मेरे हिसाब से तो रिलेशनशिप और प्रिपरेशन का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में बात क्यों करते हैं। हमारा पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन है, क्या हम उनको टाइम नहीं देते क्या? तो क्या उससे हमारा तैयारी हार्म होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर अगर हम पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप की बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रिपरेशन हार्म करे ही करे, वो आपके ऊपर है। और जो तैयारी करने वाले होते हैं वो रिलेशनशिप में रहकर भी क्लियर कर लेते हैं, और बहुत हैं जो बैचलर जो नहीं निकाल पाते हैं। तो रिलेशनशिप और प्रिपरेशन का कोई कनेक्शन नहीं है।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि आप निकालें सर। थैंक यू सो मच।